बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पाकिस्तान के सूबों की तशकील नौ के हवाले से हम अपनी गुफ्तगू आज भी जारी रखेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने बलूचिस्तान की बात की थी, बलोची सूबे की बात की थी, जिसमें मकरान डिवीज़न, क्वेटा, नौशकी, खारान, कोहलू और डेरा मुफ्ती वगैरह शामिल हैं। आज हम बलूचिस्तान के ही एक सूबे बलूचिस्तान में जनूबी पख्तूनख्वा की बात करेंगे, जिसमें पशीन, ज़ियारत, चमन, किला सैफुल्ला, जोब, लोरालाई, माशखेल, बारखान और शिरानी वगैरह जो पश्तो बोलने वाले और सराइकी बोलने वाले इलाके हैं। इस तरह ये एक तीसरा सूबा होना चाहिए बलूचिस्तान का, क्योंकि रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा सूबा है। उसके बाद जब इतना बड़ा इलाका होगा, छोटे छोटे 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, 3 सूबे बन जाएंगे, तो इस पर इंतजामी कंट्रोल भी बहुत आसान हो जाए। अब इसके बाद हम जो आज बात करेंगे वो है 22 अगस्त। 22 अगस्त को मैंने जो बात की थी कि जी मेरा तज्जिया ये कहता है कि इस सारे खेल में बर्फ पिघल रही है एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई या इमरान खान के दरमियान। और अब जो गुज़िश्ता 2-3 रोज में खबरें आ रही हैं, उससे हमारे उस तज्जिए की तस्दीक हो रही है। और यकीनन ये एक दानिशमंदी और इंतहाई अक्लमंदी का काम है, क्योंकि ये मुल्क ना तो एस्टेब्लिशमेंट का है, ना ही किसी सियासी पार्टी का है, ना ही किसी सियासी लीडर का है। ये हम सबका है। ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। अगर ये मुल्क तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे, हम सब इज्जत के साथ रहेंगे और फिर इज्जत ही के साथ जिएंगे। तो उसके बाद जो हालात अब नजर आ रहे हैं और सरासीमगी हमें हुक्मरां इत्तेहाद में नजर आ रही है, वो बड़ी चुभ रही है हमें भी कि क्या होने वाला है। लेकिन बहरहाल ये तो सियासत है, और सियासत में हर शख्स को अपनी हिकमत अमली तय करने का इख्तियार होता है। हर शख्स अपनी हिकमत अमली तय करता है। इस वक्त जो हमारे फरवरी के इलेक्शंस हुए थे, उसमें जो सवालिया निशान खड़ा हुआ है और लोग ये कह रहे हैं 2018 को ये करने, तो जब आप 2018 को इतने मुतनाज़ा समझते थे तो आप उस वक्त गए क्यों नहीं? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में क्यों नहीं गए? अदालतों में क्यों नहीं गए? यकीनन आपके पास उसकी वजूहात नहीं होंगी, आपके पास उनके सबूत नहीं होंगे। लेकिन अब जबकि चीजें चल रही हैं और हालात एक तरफ जा रहे हैं, तो अब हमें दोबारा मेरा जाती राय ये है कि इन इलेक्शंस में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ही का काम है, वो काम करें और जिसकी जितनी सीटें बनती हैं उन्हें दे दी जाए। जो जीता है वो जीत जाए, जो हारा है वो हार जाए। लेकिन बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अपनों के खाए हुए जख्मों से बाहर नहीं निकल पा रहे, और ये जख्म उन्हें किसी बाहर के आदमी ने नहीं किए। हालांकि जो बाहर के लोग थे, खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक, ये वो लोग थे जो उन्हें समझाते थे, लेकिन मियां साहब की समझ में नहीं आता था। वो समझते थे कि आंखें बंद करके भाई पर एतबार करना चाहिए, और नहीं, ये शायद ये भूल गए थे कि ये जो इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें होती हैं ना, इसमें ना कोई भाई होता है, ना कोई बाप होता है, ना कोई बेटा या बेटी होता है, ना कोई बीवी या शौहर। यहाँ सिर्फ इक़्तिदार होता है, और उस इक़्तिदार की खातिर शहबाज शरीफ साहब ने तबाही कर दी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और यकीनन एक बात तय है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इन बदतरीन हालात में भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते तो हालात इतने बुरे नहीं होते, क्योंकि ये बात तो 200% तय है कि वो
शहबाज शरीफ से कई हजार गुना ज्यादा बेहतर मुंतजिम भी हैं और लीडर भी हैं, इंसानी खामियों के बावजूद। अब हम बात करते हैं कच्चे के डाकुओं की। कच्चे के डाकुओं के हवाले से हमने गुज़श्ता रोज भी बात की थी कि कच्चे के डाकुओं में जो सबसे अहम जो ये नुकसान हुआ, इसकी वजह क्या है, इसकी वजूहात जानने की कोशिश करनी चाहिए। कच्चे के डाकू क्यों पनप रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनका ख्याल कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो झालू हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। झालू का लफ्ज़ मकामी ज़बान में इस्तेमाल होता है और वो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो चोरों डकैतों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे चोरियां करवाते हैं, डकैती करवाते हैं। यहाँ एक मुनज़्ज़म फोर्स पंजाब पुलिस, समझ में नहीं आ रहा कि इनकी तरबियत किसने की। जिस वक्त बारिशों में उनकी गाड़ी फंस गई थी, तो क्या वो लोग जो वहां मौजूद थे, वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, क्या वो बेचारे सिर्फ इस वजह से वहां रुके रहे कि अगर खुदा ना खास्ता ये गाड़ियां तबाह हो गई या डाकू ये गाड़ियां ले गए तो उन्हें अपने डीपीओ को, आरपीओ को, आईजी को क्या जवाब देना पड़ेगा। वो गाड़ियां किसी भी तौर से उन 12 लोगों की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं थी, क्योंकि दुनिया भर में सबसे अहम तरीन काम होता है जान की हिफाजत। अगर आपकी अपनी जिंदगी है तो आप अपनी हिफाजत भी करेंगे और आप दुश्मन का कलाकमा भी करेंगे, मुझे इनका कलाकमा। लेकिन बहरहाल ये वाकया हो गया, अब इसकी इंक्वायरी होगी। फिलहाल तो उन्होंने डीपीओ और एसपी और एक डीएसपी को ट्रांसफर कर दिया है, यकीनन उनकी नाअहली होगी। लेकिन बहरहाल ये बात भी तय है कि ये नाअहली आईजी की हद तक है और सबसे पहले आईजी को टर्न डाउन होना चाहिए था, स्टेप डाउन होना चाहिए था और वो इस कुर्सी को छोड़ते और तहकीकात होती। अब सूरत ये थी कि वो एक बंदा जो वो ले गए थे, एक कांस्टेबल जो अगवा करके ले गए थे, उसके बदले उन्होंने रहीम यार खान से, डाकुओं ने, अपना एक बहुत बड़ा साथी जो कैद था, गिरफ्तार था, उसे रिहा करवा लिया। इंदड़ ग्रुप का वो बहुत बड़ा सरगना था। यकीन माने कि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि हम 10 लाख वाला इनाम 1 करोड़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी जो रिट है वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हम उनके सामने आकर उन्हीं के बंदों को वृद्धि छोड़ रहे हैं। अब यहाँ जो मुआशी एक्टिविटी है, ये तकरीबन 5.6 लाख एकड़ जमीन है जो कच्चे के इलाके की है। ज़ाहिर सरकारी ज़मीन है, जंगलात की ज़मीन है। दरिया गर्मियों के मौसम में दरिया बढ़ जाता है, सर्दियों में सुकड़ जाता है, बहुत अच्छी फसल होती है। और वहाँ ये सरकारी ज़मीन ऐसी है जिसकी सरपरस्ती वडेरे करते हैं और सरदार करते हैं और उनको साथ देते हैं ये डाकू। और ये इसके साथ यकीनन हमारी पुलिस, इंतज़ामिया और बहुत सारे लोग शामिल हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ उस इलाके में जाएं और जाकर ये देखें कि वहाँ जो ठेका एकड़ का चल रहा है इस वक्त आज के दौर में, वो तकरीबन 1 लाख रुपए फी एकड़ है। अगर 6 लाख एकड़ जमीन है तो कोई तकरीबन 60 अरब रुपए की इकोनॉमी है, जो 60 अरब की मुफ्त की आमदनी है। जो किसान वहां फसल लगा रहा होगा वो खर्चा भी करेगा, वो बीज भी बोएगा, वो स्प्रे भी करेगा और इनको 1 लाख रुपए एकड़ भी देगा। यानी 60 अरब रुपया अगर ये बाहर निकलेगा तो किस किस के पास जाएगा? यकीनन वो लोग तो जमा नहीं कर सकते। अब अगर हम ये देखें कि इसमें वो तमाम लोग जो शामिल हैं, जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, वो कौन लोग हैं, तो उसकी एक मिसाल हम सिर्फ सिंध में देख लेते हैं। गुज़श्ता दिनों 2-3 महीना पहले ही जब एक पुलिस वैन को पकड़ा गया जो असलाह, जदीद तरीन असलाह बलूचिस्तान से ला रही थी इन डाकुओं के लिए, कच्चे के डाकुओं के लिए, तो पता चला कि वो वहाँ के मकामी एमपीओ और वजीर आला सिंध के मुशीर बाबुल भैयों को
दी गई है और उसमें उनका बेटा भी वहां उस गाड़ी के साथ शामिल, यानी उनके बेटे की निगरानी में वो असलाह उन डाकुओं तक पहुंचाया जा रहा था। मतलब ये कि वो बाबुल भयो ही की निगरानी में पहुंचाया। कुछ नहीं हुआ, बाबुल भयो ने मुशीर की हैसियत से तो इस्तीफा दे दिया था, वो अपनी जगह मौजूद हैं। इस तरह के कई बाबुल भयो मौजूद हैं जो किसी भी तौर से न मकामी लोगों को सर उठाकर जीने देते हैं और न ही ये चाहते हैं कि ये इलाका जराइम से पाक हो और यहाँ की इक़्तिसादी सूरत हाल का फ़ायदा इस मुल्क को। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।